Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। आप पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स के चैप्टर, जिसमें कि अब स्टार्ट किया जा रहा है फ्रिक्शन। अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट नंबर इंट्रोडक्शन, सेकंड नंबर आपने पढ़ा फोर्स एनालिसिस, और थर्ड नंबर आपने पढ़ा क्या? कपल क्या? मोमेंट के ही पार्ट को कपल और इक्विलिब्रियम स्टेट। और अब नंबर आती है फोर्थ की, तो क्या है आप लोगों का? फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करेंगे तो किसकी आएगी? इसके बाद आपका आ जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाद आ जाएगा सिंपल मशीन। ठीक है, तो अब बात क्या करते हैं? फ्रिक्शन। अगर हम फ्रिक्शन स्टार्ट किए हैं तो फ्रिक्शन यानी घर्षण। क्या है घर्षण? मतलब भाई घर्षण क्या है? तो आपको दिख रहा है, मैंने बोर्ड पे लिखा। यह लिखना कैसे संभव हुआ? विदाउट फ्रिक्शन तो हुआ नहीं है। ठीक है, यानी घर्षण एक ऐसा कारक है जिसके द्वारा गति का विरोध किया जाए। क्या घर्षण क्या है भाई? तो घर्षण जैसे कि मैंने इससे गति कराया, अगर यही स्लीप करता, एज लाइक मान लीजिए कि जैसे अब स्लीप कर रहा है, तो यहाँ इतनी तेजी से हटाया तो स्लीप किया ना, यहाँ फ्रिक्शन नहीं लगा तो यहाँ नहीं लिख सका। और अगर हम इसी को घर्षण यानी पकड़ते हुए, और ये जो है दीवार हमारे तरफ एक विरोध लगा रहा है कि देखिए हम बढ़ने नहीं देंगे, फिर भी आप बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी नोक खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही चलते 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 क्या होता है? इसकी नोक खत्म होती है। क्यों खत्म होती है? क्योंकि वो रोकता है, फिर भी हमारा जो फोर्स है, वाय बल जो लग रहा है वो हमारा ज़्यादा है फ्रिक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग, यानी घर्षण बल के अकॉर्डिंग हमारा फोर्स जो है ज़्यादा है। इसलिए हम फ्रिक्शन को यानी घर्षण को रोकते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, तो इसी प्रक्रिया में हमको क्या यूज करना पड़ता है? घर्षण। अच्छा, घर्षण लेस कोई भी इस पूरे यूनिवर्स में पूर्ण रूप से आदर्श नहीं है। ठीक है, एज लाइक आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी कांच को ले लिया जाए और कांच पे जो है हम ऑयल गिरा दें तो क्या वो घर्षण रहित हो जाएगा? भाई वो भी कुछ ना कुछ घर्षण होगा उसमें। ठीक है, अगर बात करते हैं किसी प्लेन की, एज लाइक मान लीजिए कोई शीशा हो गया और एक और कांच, दो हमारे पास कांच है, दोनों को आपस में रगड़ के, दोनों को ऊपर से रगड़ के ऐसे किया जाए, तो क्या इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा? सबसे ज्यादा होगा भाई फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि इसका जो है फ्रिक्शन गुणांक यानी घर्षण गुणांक कितना होता है? 1.0 होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका। उसके अलावा आपकी बात करेंगे फ्रिक्शन के जो टॉपिक्स हैं। फ्रिक्शन हमने बताया कि क्या है फ्रिक्शन आपका। ठीक, तो अगर हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो चलिए फ्रिक्शन यानी घर्षण का डिफिनीशन लिखते हैं। तो भाई घर्षण क्या है? फ्रिक्शन क्या है? घर्षण एक ऐसा कारक है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु के गति का अवरोध किया जाता है या विरोध किया जाता है। घर्षण एक ऐसा कारक है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु के गति का विरोध किया जाता है। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या आपके वायुमंडल में भी है? जैसे कि मान लीजिए ब्रह्मांड में हमारे कई ग्रह हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा सन हो गया, इसके चारों तरफ ये हमारा अर्थ हो गया, फिर इसके जो है मंगल हो गया, बृहस्पति हो गई। ठीक है, तो क्या इन सभी पे भी फ्रिक्शन लगता है? हाँ भाई फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, अच्छा अगर इनकी बात करें हम, जैसे कि मान लीजिए कोई भी वस्तु, जैसे कि हमारा यहाँ मान लीजिए कोई भी प्लेनेट है, ठीक, अगर वो अर्थ की तरफ भागता हुआ गिरता हुआ चला जाएगा
तो हमारे ब्रह्मांड में अगर ऑक्सीजन है या किसी प्रकार का कोई रोकने वाला है तो इसके कारण से ये जो है घर्षण बल जो है घर्षण ऊर्जा में कन्वर्ट होती है और इसकी वजह से ये जल जाता है। ठीक है, तो अब बात क्या करेंगे भाई, घर्षण हो गया। घर्षण लगता किसके कारण है, अगर कोई रोकता है तो किसके कारण रोकता है भाई, क्या है कि मतलब क्यों रोक लेता है वो, इसकी वजह से कोई रीजन तो होगा ना। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई सतह है, ठीक, तो क्या मेरे पास ऐसा प्लेन होता है कहीं पे, कोई भी ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु हो, कोई भी प्लेन, कितना भी प्लेन कर दिया जाए, लेकिन वह पूर्ण रूप से जो समतल नहीं होगा, यहाँ पे छोटे 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 आपके जो है डॉट कुछ ना कुछ होंगे। ठीक है, एज लाइक मान लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही न्यूट्रॉन ही निकल जाते हैं। ठीक है, सूक्ष्म कण जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये छोटे 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 कई ठो है, तो ये हर जो है हर सतह पे छोटे बड़े होते हैं ना, तो इसके वजह से देखिए अगर मान लिया जाता है जैसे कि हमने इन्हीं दोनों को ले लिया है। ठीक है, तो हमारा जब ये सेटअप ये हमारा जब सेटअप इसके सेटअप के अकॉर्डिंग जाता है, ठीक है, तो क्या ये आगे बढ़ने देगा। माना गति हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए गति हम इस साइड कर रहे हैं चाहे इस साइड कर रहे हैं, अगर हम फोर्स इस साइड जा रहा है हमारा फोर्स, तो हमारा फोर्स जो है इस साइड जा रहा है भाई, तो हमारा जो फ्रिक्शन होगा इस साइड लगेगा। क्यों, क्योंकि भाई सभी में कहीं ना कहीं रोकने वाला कारक होते हैं जो कि सूक्ष्म होते हैं, पूर्ण रूप से स्मूथ कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसे बड़े रूप में देखा जाए, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसे कैसे देखा जाएगा, मान लीजिए कि यही पॉइंट हमने ले लिया, ठीक, इसे बड़े पॉइंट में लिया जाता है, तो क्या ऐसे पॉइंट बनेगा आपका, छोटे छोटे कणों के रूप में ऐसे ऐसे पॉइंट बन रहे हैं, ये आपका ऐसे पे क्यों बन रहा है। अब इसको हम अगर और बड़े मतलब और अच्छे सूक्ष्मदर्शी या फिर किसी और यंत्र से देखते हैं तो क्या ये ऐसे दिखेगा मेरा, और दूसरा हमारा क्या है पार्टिकल, ये है, जो इसके ऊपर है, दो स्मूथ है। ठीक है, अब ये हमारा पार्टिकल है, क्या आगे हमको बढ़ने देगा, तो ये जो है ये पॉइंट और इस पॉइंट को जो अपने अंदर ले जाके सेटअप कर लेते हैं भाई, इसको अब इसको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है भाई, ये हमारा गर्त हो गया, ठीक, और ये हमारा क्या हो गया, वैली, वैली यानी क्रेस्ट, क्रेस्ट यानी शिखर। ठीक है, क्या है ये, क्रेस्ट यानी शिखर, और ये क्या है वैली, वैली यानी गर्त। अब इसी को हम केवल एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी एक को ले लिया, तो ये हमारा ये हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्या आया, अभी को हमने देखा कि ये है हमारा गर्त यानी वैली, और ये हमारा क्या है शिखर, यानी क्या हो गया क्रेस्ट। ठीक है, वैली और क्रेस्ट। तो अब जो बात करेंगे, देखिए अब हमारे पास एक पॉइंट और आ गया, अगर डिफिनीशन नहीं याद है तो, कोई ऐसा सरफेस जिसमें कोई दो ऐसा सरफेस जिनमें क्या है कि एक शिखर हो और एक गर्त हो, और इन शिखर और गर्त की वजह से गति ना हो सके, तो इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहेंगे, घर्षण। ठीक है, सिंपल अगर अपने लैंग्वेज में कहें तो भाई अब ये बात हो गई हमारे पास कि मान लीजिए शिखर है, गर्त है, तो अब इससे एक पॉइंट और निकलता है, क्या इसके क्षेत्रफल पे हमारा जो है कि घर्षण काम करेगा, कि इसके मतलब कि जो मतलब मिश्रण है, मतलब जिस
धातु का बना हुआ है, इस धातु पे मतलब जिस पदार्थ का है, ठीक है, तो भाई ये एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, केवल इस पे डिपेंड करता है, पदार्थ की गुण पर डिपेंड करता है, पदार्थ किस टाइप का है, ठीक है। तो अब बात करेंगे क्या भाई कि जो ये है घर्षण, घर्षण कितने प्रकार के होते हैं? घर्षण दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक घर्षण है, डायनामिक घर्षण, मतलब स्थितिक घर्षण और डायनामिक फ्रिक्शन यानी गतिक घर्षण, ठीक है। अच्छा अब बात करेंगे स्टैटिक घर्षण की। जब बात करते हैं हम यानी स्थिति घर्षण, स्थिति घर्षण की जब बात करेंगे तो क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी क्या हो जाएगा? स्थितिक घर्षण। भाई स्थैतिक घर्षण क्या है? स्थैतिक घर्षण जो मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को कि मतलब गति का पूर्ण रूप से अवरोध हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने साइकिल एक लिया है, ठीक, साइकिल का मैंने पैडल भी दबाया, लेकिन अभी ये गति नहीं किया है, 0.mm भी नहीं गति किया है, इस पॉइंट से भी हटा भी नहीं है, तो कौन सा घर्षण लगेगा यहाँ पे? इस पॉइंट पे स्थितिक घर्षण, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ, अगर मान लीजिए कि हम किसी भी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु पे रख देते हैं और गति कराने का पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है, एज लाइक मान लीजिए कि हमने किसी वस्तु को रख दिया है, जैसे कि मान लीजिए हम इस चार्जर को लेते हैं, हमने इसको रख दिया है दोनों हाथों के मिडिल पे और हम पूरी तरीके से गति कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये गति नहीं स्टार्ट हो रही है, तो उस प्रकार के जो घर्षण होंगे क्या होंगे? स्थैतिक घर्षण। अच्छा इसकी डिफिनीशन भी लिख लिया जाता है, ऐसा घर्षण, ऐसा सरफेस, ऐसी सतह जिस पर गति कराने का पूरा प्रयास किया जाए, किया जाए परंतु गति ना करे, गति ना करे, तो इस प्रकार के घर्षण को स्थितिक घर्षण कहते। स्थितिक घर्षण कहते हैं। अब स्थितिक घर्षण की बात हो गई। भाई मेरे पास अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट से जब ये हिला, यानी अब ये गति करने के जस्ट पॉइंट पे है, तो कौन सा घर्षण होगा? तो भाई इसी के पार्ट को लिया जाता है सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण, ठीक है, इसी के पार्ट को कहा जाता है एक सीमांत घर्षण। इसको एक भागों में डिवाइड किया गया, वो बताया क्या कि सीमांत घर्षण एक ऐसा घर्षण है जिस पर मतलब वस्तु गति करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। सीमांत यानी मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्रिक्शन फॉर द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब ये बात हो जाती है भाई फ्रिक्शन। अगर मान लीजिए कि ये स्थैतिक घर्षण हमने किसी वस्तु को इस पे रख दिया, ठीक है, अब इसका mg नीचे की ओर काम करेगा, W बराबर भाई वेट है तो m इंटू जी नीचे की ओर कार्य करेगा, और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्या होता है भाई, क्रिया प्रतिक्रिया, तो एक उसके जस्ट अपोजिट में एकदम परपेंडिकुलर r होगा रिएक्शन फोर्स, क्यों भाई, तो इसका रिएक्शन फोर्स जो होगा, और मैंने एक फोर्स इस साइड लगाया, क्या लगाया, F लगाया, तो यहाँ से फ्रिक्शन उठा,
फ्रिक्शन ने कहा नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, तो इस साइड क्या लगा आपका एफ ऑफ आर फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब जब तक ये नहीं हिला, जब तक ये वस्तु एकदम सेम पोजीशन पे है, मैंने फोर्स लगाते गया और फ्रिक्शन की वजह से ये हटा नहीं। अगर फ्रिक्शन की वजह से नहीं हटा भाई, फ्रिक्शन ने कहा नहीं जाने देंगे, उस साइड से फ्रिक्शन लग रहा है, इस साइड से हम फोर्स लगा रहे हैं, जस्ट अबाउट दैट पॉइंट व्हेन, मतलब व्हेन इट मूव्स, मतलब जब ये मूव करना स्टार्ट कर दे, ठीक, जिस पॉइंट पे ये गति करके थोड़ा सा आगे जाए, इस पॉइंट पे फ्रिक्शन भी कुछ हो जाएगी, कुछ उठेगी फ्रिक्शन, भाई घटेगा ना कुछ फ्रिक्शन, जो रोक रहा है वो कुछ कम होना शुरू कर देगा ये जब ज्यादा होगा तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे भाई, आपका सीमांत घर्षण। ठीक है, तो सीमांत घर्षण की बात करते हैं, सीमांत घर्षण की डिफिनीशन को लिखते हैं भाई, सीमांत घर्षण, उसके बाद आपका क्या आएगा, डायनामिक। सीमांत घर्षण मैंने अभी आपको बताया, एक ऐसा घर्षण निकाय, एक ऐसी घर्षण सतह जिस पर वस्तु, मतलब जिस पर वस्तु स्टार्ट कर दे गति करना, जिस पर स्टार्ट करने की पोजीशन पे हो। ठीक है, मतलब गति शुरू करने की अवस्था में हो। ठीक है, तो क्या होगा आपका सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण या स्थितिक सीमांत घर्षण, स्थैतिक सीमांत घर्षण, स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन। ठीक है, ऐसे दो सतहों के मध्य, ऐसे दो सतहों के मध्य के घर्षण ऐसे दो सतहों के मध्य जब हम बाह्य फोर्स लगाए, बाह्य बल लगाए और वस्तु गति करने की अवस्था में हो, तो इस प्रकार के घर्षण को सीमांत घर्षण कहते हैं। इसे एफ ऑफ इसे एफ ऑफ यल से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो एफ ऑफ यल से प्रदर्शित करते हैं भाई। अब इस पॉइंट को हमने समझ लिया, अब बात करेंगे किस पे, डायनामिक, यानी गतिक घर्षण। ठीक है, अच्छा इसी पॉइंट पे एक बात और आती है कि अगर हमारा एफ ऑफ आर जो है या एफ ऑफ यस क्या ग्रेटर होगा एफ ऑफ डायनामिक से, या एफ ऑफ के लिख लें तो काइनेटिक से ज्यादा होगा। क्यों भाई, जब तक इसने गति करना स्टार्ट नहीं किया था तब तक दोनों फोर्स बराबर थे, और जब ये हमने गति में फोर्स और ज्यादा लगाया तो क्या गतिक घर्षण जो है कम हो जाएगा। हाँ भाई, कम क्यों होगा, गतिक घर्षण कम होगा तभी तो ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, यानी यहां से एक पॉइंट और नोट करने लायक आती है कि ये जो है हमारा एफ ऑफ यस यानी स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है, एक पॉइंट यहां से जब आता है तो ये हो गया। अगर हम इसी की बात करें
एफ ऑफ यस यल, तो क्या एफ ऑफ के एल होगा? हाँ भाई, जस्ट पॉज, एकदम सेम पॉइंट यही है। क्या है भाई? स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन डायनामिक लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, चलिए आइए डायनामिक पे। डायनामिक की जब देखते हैं तो क्या आता है भाई, यहां से हमारा डायनामिक यानी गति, गतिक घर्षण। अब गतिक में जब हम बात करेंगे तो क्या आएगा भाई? एफ ऑफ के। ठीक है, गतिक घर्षण डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन क्या है भाई आपका? मान लीजिए कि हमने एक बॉक्स ले लिया, ठीक है, और ये हो गया इसका जो है ये सरफेस है आपका, इस पे मान लीजिए ये आपका सरफेस हो गया, तल आपका कुछ भी, ठीक। और ये दूसरा हमने बॉक्स ले लिया तो W इज इक्वल टू इसका वेट हो गया M इंटू जी, और इसका रिएक्शन फोर्स हो गया R। मैंने इधर से एक फोर्स लगाया तो ये हो गया हमारा F, और इधर से जब फोर्स लगेगा तो इधर से आपका क्या लगेगा? F ऑफ x लिखिएगा, F ऑफ डायनेमिक मतलब F फ्रिक्शन लगेगा आपका भाई फोर्स। अब यहां से एक पॉइंट और आती है कि मैंने फोर्स इधर लगाया, तो अगर किसी वस्तु को जैसे कि मान लीजिए हमने फोर्स लगाया इधर, तो रोकने के लिए वो फोर्स इस साइड लगाएगा ना, तो क्या हुआ यहां से एक पॉइंट और आ गया आपका, क्या कि जो है हमारा फोर्स बाह्य बल हमेशा हर समय घर्षण बल के विपरीत होगा। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हैं नोट नंबर फर्स्ट। नोट नंबर फर्स्ट क्या है? बाह्य बल हमेशा घर्षण बल के विपरीत होगा। ठीक है, तो अब यहां से क्या आता है? फ्रिक्शन। अगर हमने मान लीजिए कि अब हमारे पास ये है, ले लिया हमने, तो ये जो बैलेंस्ड है, क्या इसको बैलेंस करेगा गतिक घर्षण में? स्टैटिक घर्षण में जो है कि बैलेंस करता है। स्टैटिक घर्षण में एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। क्यों? क्योंकि ये गति नहीं करता है, दोनों अपना फोर्स बराबर रखते हैं। तो हमने स्टैटिक के लिए स्टैटिक में ये हमने पढ़ा, लेकिन क्या डायनेमिक में ये लागू होगा? ये पॉइंट डायनेमिक में लागू होगा कि हमारा जितना हम फोर्स लगाएं उतना घर्षण हो, उतना फ्रिक्शन फोर्स हो? नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? आप बात कीजिए, चलिए ठीक है। अच्छा, अब डायनेमिक की बात करते हैं, तो क्या डायनेमिक में हमने फोर्स लगा दिया तो फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ फ्रिक्शन। क्यों होगा? क्योंकि जब फोर्स ज्यादा होगा तभी जाके ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या था? गतिक घर्षण। गतिक घर्षण की जो है डिफिनेशन हमको लिखनी थी। तो गतिक घर्षण क्या है? चलिए गतिक घर्षण की डिफिनेशन लिखते हैं। गतिक घर्षण, मार्कर। गतिक घर्षण जब दो सतह को आपस में एक दूसरे से सटाकर गति कराते हैं, तो अब देखिए हम गति करा रहे हैं दोनों को। जब वस्तु गति करना स्टार्ट कर दे, जब वस्तु गति करना स्टार्ट कर दे, आरंभ कर दे, तो इस प्रकार के
के घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं। अब हो गया हमारे पास गतिक घर्षण की डिफिनीशन, ठीक है। अच्छा, अब गतिक घर्षण की हमने बात कर ली, तो क्या गतिक घर्षण को भी डिवाइड किया गया है भाई? गतिक घर्षण यानी लिमिटिंग फोर्स और रोलिंग फोर्स में डिवाइड कर दिया गया है। लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड ये हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन में। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, जो है डायनेमिक को दो भागों में डिवाइड करना है। अब दो भागों में डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसका यूज कहाँ होता है, हम अगर यूज की बात करें, ये डायनेमिक फ्रिक्शन की हम अगर यूज की बात करें तो यूज इसका कहाँ होता है? आप साइकिल के बेयरिंग देखे होंगे, छोटे 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 ये जो लगे होते हैं, किसी भी बेयरिंग पे हम बात करते हैं तो ये लगे होते हैं, जिसे छर्रे बोले जाते हैं, यानी कंचे के टाइप से जो होता है। तो यहाँ पे क्या फ्रिक्शन लगता है? इसके फ्रिक्शन को हम कम करने के लिए यहाँ पे क्या डालते हैं? ग्रीस फ्रीज डालते हैं, लेकिन यहाँ फिर भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है। तो क्या यहाँ पे गतिक फ्रिक्शन उत्पन्न होता है ना भाई? तो इसी को हम जो कहते हैं भाई कि डायनामिक फ्रिक्शन। क्या? डायनामिक फ्रिक्शन। ये हो गया डायनामिक फ्रिक्शन हमारा। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर इसकी हो गई, हमारे पास मान लीजिए कि सभी के पास होगा फैन। फैन को लिया जाता है तो फैन में एक बेयरिंग होती है। क्या होती है? बेयरिंग, जिसके चारों तरफ चुंबक होते हैं। यहाँ पे वायर लपेटा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इस पॉइंट पे, ठीक। तो जो इस पॉइंट पे उत्पन्न होता है, इसमें जो हमारा क्या लगा हुआ होता है? एक रॉड लगी हुई होती है जो चारों तरफ से नाचती है। तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन होगा भाई, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं किस पे? डायनेमिक फ्रिक्शन के जो भाग हैं डिवाइड किए गए हैं, मैंने यूज भी बता दिया आपको, ठीक। तो अब क्या होगा इसका? अगर हम किसी ट्रक को ले लें, ट्रक पे कोई बहुत बड़ी वस्तु रखी हुई है, एज लाइक मान लीजिए रेलवे के किसी पार्ट को ले लें जिसपे कि सामान ढोया जाता है, तो आप देखे होंगे बहुत सारा कि मतलब एक बहुत बड़े बड़े पिंड रखे होते हैं, मतलब लोहे के बहुत बड़े बड़े टुकड़े रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों ये पड़े रहते हैं? क्यों? अगर गति कर रहा है तो इधर क्यों नहीं जाता भाई? अगर इधर गति कर रहा है, एकाएक ब्रेक लगाया है, एक नॉर्मल इंसान अगर ब्रेक लगाने पे आगे की ओर झुक सकता है, तो क्या इसे आगे की ओर जाना चाहिए या नहीं भाई? ये भी तो आगे जा सकता है, लेकिन इस साइड के घर्षण जो है, फ्रिक्शन, इसे रोके रहते हैं, ठीक है। और फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए हम क्या रखते हैं इसके पास? अगर कोई मान लीजिए हमारे पास इतना बड़ा जो है कोई बहुत बड़ी रॉड है, गोला है, इस पे रखा हुआ है, तो फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे एक बहुत बड़े पिंड रखते हैं, जिससे कि इस टाइप के आगे बढ़ ना सके। तो ये बड़े बड़े टाइप में एक फ्रिक्शन का कार्य करता है, मतलब घर्षण का बहुत बड़ा भाग रख दिया जाता है कि पूर्ण रूप से रोक दे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मतलब घर्षण से तब एनर्जी बहुत लॉस होती होगी। अगर मान लीजिए कोई, जैसे कि मान लीजिए आपका बाइक है, बाइक छोड़िए, आप साइकिल ले लीजिए। साइकिल में आपका क्या है? ये आपका पैडल हो गया, पैडल के जो चारों तरफ के ये होते हैं, सर्कल हो गया, सर्कल में यहाँ आपका जो है दांता बना हुआ होता है, ठीक है, जिसमें चैन पकड़ लेता है, और ये हो गया आपका चैन, ठीक। आपका ये हो गया मेरा चैन, और यहाँ भी मेरा एक बना होता है जिसके वजह से साइकिल मूव करती है। हम जब इसको दबाते हैं यहाँ से पैडल से, तो ये उठता है, और इसे हम नीचे दबाते हैं तो कैसे, मतलब इसमें फ्रिक्शन क्या काम कर रहा है भाई? बात तो उठती है कि सर इसमें फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा है? मेरे पास यहाँ बेयरिंग है, बेयरिंग के चारों तरफ छर्रे लगे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी काम कर रहा है।
पूर्ण रूप से ये पूरा जो है आपका फ्रिक्शन पे टिका हुआ है। अब सोच रहे होंगे कि सर अभी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ाया कि ये जो है फोर्स पे टिका हुआ है और फिर बता रहे हैं आपके फ्रिक्शन पे टिका हुआ है, ऐसा क्यों? भाई हर नियम को फिजिक्स आप इसीलिए पढ़ते हैं कि इस फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स नियम है वो हर जगह है अप्लाई होते हैं, छोटे से छोटे बड़े से बड़े पॉइंट पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ, हम यहाँ पे ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस इसलिए लगाते हैं जिससे कि हम फ्रिक्शन कुछ कम कर सके, घर्षण कुछ कम कर सके, हमारी एनर्जी का लॉस कुछ कम हो सके। यहाँ पे हम ग्रीस लगाते हैं या कोई तेल लगाते हैं, ठीक है। तो क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं जिससे हम अपने घर्षण को खत्म कर सके, मतलब कि पूर्ण रूप से खत्म करने की कोशिश तो करते हैं बट कर नहीं पाते। तो अपने घर्षण को कम करने के लिए, यानी कि अगर ये हम कहीं ना लगाएं, घर्षण खत्म कर रही है ना, तो क्या चलाने में हमको आसानी होगी, यानी हमारी बहुत सारी एनर्जियां लॉस होगी, ठीक है, लॉस होंगी। अगर लॉस होती हैं, अच्छा इसके अलावा बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे ना लगाएं, मान लीजिए हम यहाँ पे कोई ग्रीस व्रीस नहीं लगा रहे हैं इस समय, ठीक है, तो हमारे पास जो है ये, अगर इसकी बात करें यहाँ से, तो क्या हमारा ये धीरे धीरे क्षय करना स्टार्ट हो जाएगा। जो ये हमारे जो ये तार क्या जो चैन है, चैन हमारा धीरे धीरे खत्म होता स्टार्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी हमारे पास एनर्जी की लॉसेस बढ़ जाएंगी, एनर्जी बहुत जल्दी खत्म होगा। तो आप सोच रहे होंगे सर फ्रिक्शन एक ऐसा कारक है जिसके वजह से एनर्जी की लॉस होती है। भाई सही है, लेकिन अगर फ्रिक्शन ना हो तो उससे ज़्यादा एनर्जी की लॉस होगी। क्या अगर फ्रिक्शन यहाँ पे टोटल खत्म कर दिया जाए तो हम जब मूव कराएंगे इस साइड तो क्या ये मूव करेगा? फ्रिक्शन खत्म हो गया टोटल तो मूव ही नहीं करेगा, यानी हम चल ही नहीं पाएंगे, जितना एनर्जी लगाएंगे पूर्ण रूप से एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो फ्रिक्शन जरूरी भी है और ना जरूरी भी है, मतलब जरूरी भी नहीं है, लेकिन दोनों कंडीशन में अगर फ्रिक्शन अगर खत्म कर दिया जाए पूरा टोटल तो भी हमको ज़्यादा लॉस होगा, फ्रिक्शन को अगर कम कर दिया जाए तो दोनों बैलेंस करते हुए हमको ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है, यानी एनर्जी हमारी बचेगी। एज लाइक ले लीजिए हमको इसमें एनर्जी जो है बचाने के लिए नॉर्मल फ्रिक्शन खत्म करना है, ठीक। तो अब बात क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास था गतिक घर्षण। गतिक घर्षण की डिफिनीशन मैंने लिख लिया। अब गतिक घर्षण को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में डिवाइड किया गया 40, ठीक है। तो गतिक घर्षण को फर्स्ट क्या डिवाइड किया गया है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, डायनेमिक लिमिटिंग फ्रिक्शन इन डायनेमिक, लिमिटिंग फ्रिक्शन इन डायनेमिक, यानी गति सीमांत घर्षण गति में, यानी गतिक सीमांत घर्षण। भाई गतिक सीमांत घर्षण, ठीक है। और इसके बाद दूसरा क्या आपका आता है भाई? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इन डायनेमिक, ठीक है, यानी क्या कह रहा है आपका? गति, रोल यानी क्या? गति करते हो, घूर्णन करते हो, मतलब गति मतलब रोल मतलब घूमते हुए जो गति करे, और क्या है आपका गतिक में। तो ये हो गया आपका दोनों टाइप्स, ठीक है। तो इन दोनों के विषय में आप लोगों का जो डेफिनेशन है, यूज है, मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं इसे लेकर, ओके। चलिए तब अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से इसके और सारे टॉपिक्स को लेकर, ओके बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. You